हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द क्लास। लेसन 6 MPC 011 लेसन 6 हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और सेकंड टॉपिक होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस क्लास में हम दो ही डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर। होपफुली आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम एक छोटी सी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डिसऑर्डर और नॉर्मल कंडीशन में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, हल्का फुल्का सैडनेस सभी को होती है भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्की फुल्की एंजाइटी सभी को होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाती है, या हम कहें कि ये सैडनेस डिप्रेशन कब बन जाता है, या ये डिसऑर्डर कब बन जाता है। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस हम पहले कई बार बता चुके हैं। एक बार फिर से इसी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है भाई, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएं, वो इतना अफेक्ट कर दे कि एक ह्यूमन का बिहेवियर चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? बिहेवियर चेंज हो जाए। किन की वजह से? इस एंजाइटी की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से। अगर एक ह्यूमन के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी डेली फंक्शनिंग, डेली लाइफ क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से। देखिए इस पर्सन को कितना कंफ्यूज्ड है। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एंजाइटी की डेफिनेशन को करते हुए हमने एक टर्म को इसमें ध्यान रखा था, फ्यूचर। कि एंजाइटी मोस्टली टाइम्स हम जब एक्सेसिव वरी करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, थिंकिंग हमारी जो होती है वो एक्सेसिव और इरेशनल होती है। हम ये कह सकते हैं किसके रिगार्डिंग? फ्यूचरिस्टिक इवेंट के रिगार्डिंग। हमने एग्जांपल लिया था आपके ब्रेकअप से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपका रिजल्ट क्या रहेगा उससे रिलेटेड, आपको कितना आता है इससे रिलेटेड। तो इतनी सारी जो टेंशन्स हमारे लाइफ में रहती है, इतनी सारी हम इरेशनल तरीके से जब सोचते हैं, तो वो हमारी बॉडी में चेंज लेकर आते हैं। तो वो कुछ चेंजेस फिजिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ मेंटली होते हैं। तो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, साथ के साथ समझते हैं। चलिए, so main topic generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder, we are not talking about general anxiety। हम अभी disorder के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको राइट करते हुए ये मेंशन करना होगा कि it is a mental health condition when a person feel excessive irrational worry about many different thing in their daily life। उनकी खुद की लाइफ में, डेली रूटीन में एक्सेसिव और इरेशनल वरी हम कहें बिल्कुल पीक लेवल पर जा चुकी है, या हम कहीं इतना एक्सेस में सोचते हैं, बस क्या ही बताएं, क्या ही पूछें, है ना। सो नॉर्मल एंजाइटी की तरह नहीं होती, नॉर्मल एंजाइटी से कहीं बढ़कर। सो यूजुअली टाइड टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि नॉर्मल एंजाइटी, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया कि हम एग्जाम से रिलेटेड हमें थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रही है, एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन से कनेक्टेड है, तो ये नॉर्मल एंजाइटी है। लेकिन जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, दैट मींस डिफ्यूज होती है, वेग होती है। हमने एंजाइटी की डेफिनेशन में पढ़ा था एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज दैट मींस एक बड़ा सा एरिया कवर करती है। एक तो हमने एग्जांपल लिया, आप एग्जाम से रिलेटेड सोचें। एक आप एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं कि आपको क्या कंटेंट राइट करना होगा, कितने पेजेस आपको उसमें फिल करने होंगे। ब्लू पेन यूज करूँ या जेल पेन यूज करूँ, कौन सा बेटर होगा, या मैं फाउंटेन पेन यूज करूँ। ठीक है, आप करें कि अगर मैं अच्छे वाला पेन यूज करती हूँ, मीन्स ₹70 यूज करूँ या ₹3 मैं यूज करूँ, 3 और 5 जितना भी आता है भाई। ठीक है, तो आप ये इरेशनल थॉट पैटर्न है। या मुझे कितने पेजेस छोड़ो, कितने वर्ड्स में राइट करना होगा, ये डाउट्स आपके हैं। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट मींस फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी दैट इज नॉट कनेक्टेड टू जस्ट वन इशू, जो एक इशू से कनेक्ट नहीं होती। होपफुली आपको समझ में आया होगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पीपल विद जीएडी ऑफल फील एंशियस अबाउट माइनर थिंग, छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, फाइंड इट हार्ड टू कंट्रोल देयर वरी, और उन चिंताओं को कंट्रोल न कर पाना एक मेन फीचर भी उन लोगों से, या हम कहें वो लोग इस चीज से सफर करेंगे। ठीक है, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि वन प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, एक समस्या का समाधान होगा,
एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें मिलेगा, तुरंत दूसरे वाली की बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दे क्विकली स्टार्ट वरिंग अबाउट समथिंग एल्स, कुछ भी लाइफ में ऐसा कि अरे यार अब ये तो हो गया, अब इसका क्या करें। ये जो फीलिंग है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है, दैट मीन्स अंडर आ सकती है। ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। कहते हैं कि इन ऑर्डर टू डायग्नोस GAD, इफ अगर हम बात करते हैं GAD को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर ए पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम GAD और नॉट, देन वी विल चेक सम सिम्टम्स, क्या वहां पर कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। तो कहते हैं कि एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 6 स्पेसिफिक सिम्टम्स शुड बी देयर, मस्ट बी, होने ही चाहिए, तभी आप ये कह पाएंगे कि वहां पर वो पर्सन GAD से सफर कर रहा है। तो कौन कौन से हैं वो, उनको डिस्कस करते हैं। रेस्टलेसनेस, फर्स्ट है हमारा रेस्टलेसनेस की अजीब सी बेचैनी, फीलिंग ऑफ एज, हर दम बेचैन रहना, अब ये करना अब वो करना, आप ऐसे समझ लीजिए। इजिली फटीग, आसानी से थक जाना, थोड़ा सा काम किया फिर से थक जाना। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, नॉट एबल टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, वी कैन से दैट। इरिटेबिलिटी, गेट अनोइंग इजिली, मतलब आसानी से, देखिए हम ये कह सकते हैं कि किसी खुद ही परेशान हो जाना होता है ना कई बार, कि अब ये भी करना है अब वो भी करना है, उसके साथ क्या करूं, उसको क्या जवाब देना है, अच्छा नीचे वाले को क्या जवाब देना है, नीचे वाले दैट मीन्स हम एक मैनेजमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो गेटिंग इजिली अनॉयड, बड़ा आसानी से परेशान हो जाना। मसल्स टेंशन, ऐसे जकड़नपन आ जाती है, कई बार हम भी ऐसे करते हैं जब यार हमें आता नहीं है तो हमें ऐसा फील होता है ना, अकड़ सा जाता है गात, ऐसा स्टिफनेस, या हम कहें टेंस लिटिल बिट। सो नेक्स्ट आता है स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसको इंसोमेनिया की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, कि नींद आने में प्रॉब्लम, हम ये कह सकते हैं कि नींद या तो ज़्यादा आएगी या आएगी ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, यह एक सॉन्ग भी है कि बेचैन वगैरह है, भाई सॉन्ग का नाम मुझे नहीं सॉन्ग का नाम नहीं, उसमें ना लिरिक्स हैं ऐसे कि बेचैनी इतनी छा गई है कि अब नींद नहीं आती। तो ऐसे मान लीजिए कि एंजाइटी बढ़ रही है ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए। या एक सॉन्ग ये भी है जो, वो मेरा नींद मेरी चैन ले गई, ऐसा कुछ है, मतलब आप समझ जाओ कि ये ना नींद वगैरह ले जाने का मामला जो है ये भाई एंजाइटी के सिम्टम है, आप रोमांटिक मत हो जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं। स्वेटिंग, हालांकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेसिंग ऑफ हार्ट, स्टमक प्रॉब्लम, रैपिड ब्रीथिंग, ये हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स होंगे। विविड और स्केरी थॉट्स, अचानक से भयानक थॉट जो माइंड में आते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। एंजाइटी बहुत कम चांसेस में ऐसा होगी कि लोग उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, हालांकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ होती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा कंसीडर किया जाता है कि एंजाइटी जो होती है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर होती है, ठीक है। सो बैड थिंग्स हैपनिंग टू देमसेल्फ और देयर लव्ड वंस, ऐसा जनरली सोचा जाता है कि मम्मी को कई बार हो जाता है कि यार मेरे बच्चों के साथ अब ये क्या हो रहा है, क्या कब कब सब कुछ सही होगा, है ना। तो ये जो कांस्टेंट वरी है उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लमेटिक या हम कहीं चैलेंजिंग टास्क बन जाता है कि वो अब रिलैक्स नहीं रह सकते, ठीक है, जिनकी वजह से दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक इम्पेशंस, एंगर आउटबर्स्ट एंड इंसोमेनिया, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे मे बी फेस्ड। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इम्पेशंस, सब्र ना रखना, अचानक से गुस्सा आ जाना, या नींद में प्रॉब्लम आना, ज़्यादा सोना या कम सोना। सो कुछ केसेस में इनको मैनेज कर लिया जाता है डेली लाइफ्स में, ठीक है, GAD को, मतलब जो जनरल एंजाइटी है, फैमिली बड़ी सपोर्टिव होती है कुछ केसेस में। लेकिन अगर कंडीशन सीवियर है, अगर आपको लगता है कि कंडीशंस बड़ी सीवियर है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोफेशनल हेल्थ में आप काउंसलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है। और जो फिजिकल सिम्टम्स के लिए आपको मेडिकल एडवाइस, वी कैन से दैट साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। जनरल मेडिसिन भी आपको है, जो स्टमक या स्लीप प्रॉब्लम, नहीं स्लीप प्रॉब्लम के लिए जनरल मेडिसिन नहीं आई थिंक प्रेस्क्राइब करेगा कोई भी मेडिसिन, तो आपको अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर फातिमा का, होपफुली आप एग्जाम्पल खुद पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू में इसका जरूर दूंगा आपको। फातिमा एक 35 ईयर ओल्ड लेडी है जो बड़ी ही चिंता करती है, किसके बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, फैमिली के बारे में, उसके हस्बैंड और उसके बिजनेस के बारे में, उसके बच्चों की सेफ्टी के बारे में। यार एक प्रॉब्लम नहीं है इस बंदे की लाइफ में, समझ रहे हैं आप। फातिमा की लाइफ में देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम है, उसको हरदम ये डर सताता रहता है क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर विद माय हस्बैंड बिजनेस, विद माय फैमिली, विद माय स्टडी एंड माय चिल्ड्रन सेफ्टी एंड ऑल।
सो ये सभी जो टेंशन एक साथ आ रही है स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये उनकी एवरीडे लाइफ को बड़ा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये GAD का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद भी पढ़िएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मेन कोजेज क्या होंगे। भाई ये बात आप ध्यान रखें, बियर इन योर माइंड दैट whenever we are discussing the etiology of any disorder, specific causes you will get all the time, biological factors and psychological factor। तो ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स वही मम्मी पापा वाला सीन हम याद करेंगे। ठीक है, मम्मी प्लस पापा, तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया था भाई, आरव का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, आरव का, अब मम्मी भी इससे सफर कर रही है, पापा भी सफर करेंगे, तो देयर आर मोर चांसेस दैट कि आरव भी जनरल एंजाइटी से सफर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि GAD में जेनेटिक्स है जो एक ठीक ठाक सा रोल प्ले करती है, चांसेस है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही हैं, तो आप इस थियोरी को भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इट में शेयर जेनेटिक लिंक विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो चांसेस डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने के भी हो सकते हैं। पहला है जेनेटिक, बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर में आने वाला न्यूरोट्रांसमीटर के साथ छेड़छाड़। छेड़छाड़ मीन्स आप नहीं इनको छेड़खानी करेंगे, दैट मीन्स इनके अंदर डिसफंक्शन अगर हो जाए, ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर सही से काम ना करे, तो GAD होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा, गाबा की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। या कोर्टिसोल, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी GAD में हमारा कंट्रीब्यूट करता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको HPA वाला कॉन्सेप्ट अभी तक याद है, तो आपको पता चलेगा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रेनल ग्लैंड कैसे हमारे स्ट्रेस में हमारी हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन भी कंट्रीब्यूट करते हैं GAD में। तो ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे। ये मैक्सिमम चांसेस आपको है जो इस तरह की मेन हेडिंग मिलेंगी, जो चेंजेस होंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में होंगे। जेनेटिक फैक्टर बिल्कुल सेम मिलेगा अप्रोक्सीमेटली सभी डिसऑर्डर्स में। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कि साइको एनालिटिकल अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है भाई, साइको एनालिसिस के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था भाई। ठीक है, और सिगमंड फ्रॉइड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो भी होती है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप MPC 0 थर्मोडायनेमिक्स, अरे थर्मोडायनेमिक्स कहाँ याद आ गई, साइकोडायनेमिक्स वाले जो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जो ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। भाई साइको एनालिटिक अप्रोच कहती है कि हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो हमारे अवचेतन मन में, अचेतन मन में जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किस की वजह से होते हैं, पहली बात तो ईगो और इड की वजह से होते हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं यही एक रीजन बन जाते हैं एंजाइटी की वजह से, क्योंकि जितनी भी डिजायर्स को दबाया जाएगा उतनी ही हमारी एंजाइटी या हमारी थिंकिंग प्रोसेस वाइड होती चली जाएगी, बार बार वो चीजें उभर कर आएंगी, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होंगी, स्पेसिफिक सिचुएशन से आप कनेक्ट करने में सक्षम नहीं रहेंगे। सो दिस इज द साइको एनालिटिकल अप्रोच दैट कंट्रीब्यूट इन GAD। इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट साइकोलॉजी, साइको एनालिटिकल अप्रोच। भाई सिगमंड फ्रॉइड एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कहा कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, अनकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी मेमोरीज होती हैं आप नहीं जानते। ठीक है, एक कॉन्शियस होता है और एक सबकॉन्शियस होता है, ये बात ध्यान रखें, सबकॉन्शियस। ठीक है, अब जो कॉन्शियस होता है दैट मीन्स हाउ मच वी आर अवेयर करंट सिनारियो। ठीक है, हमारी लाइफ, हमारे करंट सिनेरियो में कितना अवेयर है। इसका एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने अभी आपसे पूछा कि आपने अभी शाम को क्या खाना खाया, या अभी आपने दोपहर में क्या खाना खाया, या आपने कल सुबह क्या खाना खाया, तो आप इजीली बता देंगे। यू शुड बी लिटिल बिट कॉन्शियस एंड यू विल टेल द व्हाट यू हैड ईटन, है ना, तो आप बता देंगे। लेकिन हम कहेंगे कि आपने 3 दिन पहले क्या खाया, तो आप थोड़ा सा और जोर लगाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और बता देंगे कि हाँ भाई मैंने ये खाया। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया? क्या आप बता पाएंगे कि आपने 1 साल पहले इसी डेट को क्या खाया था? नहीं बता पाएंगे। लेकिन कई बार हमारे जो ड्रीम्स आते हैं वो ऐसा होता है कि मम्मी लास्ट टाइम भी इसी दिन मुझे ये वाला ड्रीम आया था, आपको तब पता चलता है। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड
के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहां पर स्प्रेस्ड होते हैं, दबाए रखे जाते हैं, कुछ यादें वहां पर दबी होती हैं। जैसे जैसे वो धीरे धीरे निकल कर आती हैं, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आपके अंदर एंजाइटी का कारण बनती है। तो अभी के लिए इतना सा ही डिस्कशन बहुत है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियल अप्रोच। कॉग्निशन का हमने कहा था कि आपके थिंकिंग स्टाइल है ना, क्या डिस्कस किया था भाई, आपका थिंकिंग स्टाइल। थिंकिंग स्टाइल आपका कैसा है, हाउ डू यू परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, और हाउ डू यू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो परसेप्शन ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ इवेंट ऑफन ड्यू टू सीरियस ऑफ स्मॉल अनकंट्रोलेबल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। आप लोगों की लाइफ में ना, ज्यादातर हमारी लाइफ, सबकी लाइफ में क्या होता है कि भाई हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इवेंट है, एक नेगेटिव इवेंट है। हम हमेशा वी ऑलवेज फोकस ऑन ए नेगेटिव इवेंट मोर एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव वन, है ना, ऐसा होता है। वी ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव वन, ये साइकोलॉजी फैक्ट भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच क्या कहती है, कि आपका जो सोचने का जो तरीका है वो भी एक रीजन बनता है कि आपको जीएडी होने के चांसेस है या नहीं। अर्ली एनवायरनमेंट में लैक सेफ्टी सिग्नल्स, शुरुआत में हो सकता है कि आपको सेफ्टी कम मिली हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्सन लगातार अनसेफ ही फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल क्या लें कि एक बार किसी के साथ बुरा हो गया, क्या बोलते हैं उसको भाई, एरोप्लेन में, ठीक है, एरोप्लेन में किसी के साथ एंजाइटी वगैरह हुई, वहां पर उसको नोजिया हुआ, वॉमिटिंग वगैरह हो गई, या फिर बस में लगा लीजिए, एरोप्लेन को छोड़ो, बस में हो गया। तो बस में जब जब वो बैठेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं एसोसिएशन होती है कि यार नेक्स्ट टाइम तो नहीं कहीं ऐसा हो जाए, है ना, समझे। तो एक बार ऐसा महसूस होने पर लगता है कि हर बार ऐसा ही होगा। तो ये भी जीएडी का, कि बस में बैठेंगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कितनी ही सवारियां वहां पर होंगी, कितने पैसेंजर्स वहां होंगे, उनके मैं कपड़े खराब कर दूंगा जैसे ही वो मीटिंग होगी, फिर वो मेरे साथ झगड़ा करेंगे, झगड़ा करने पर मेरी पिटाई भी हो सकती है ना। तो ये इतना कुछ इरेशनल थॉट पैटर्न कहाँ से आया, सेफ्टी सिग्नल से आप बोल सकते हैं, है ना। हम इसको भी बड़ी कैटेगरी में डालें तो हम कहेंगे कि ये कॉग्निशन से आया। कहां से आया, कॉग्निशन से आया। आपका इरेशनल, जो इरेशनल आपका जो थॉट पैटर्न है भाई, यहां से चलकर आया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रही बात नेक्स्ट पॉइंट, पीपल विद जीआईडी बायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। बायस्ड इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्या कहा कि हमेशा हम नेगेटिव इमेजरी को ज्यादा, या हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो बायस्ड है यहाँ पर। वरी इन जीएडी हैज बोथ पॉजिटिव। अब भाई जीएडी के अंदर ना पॉजिटिव भी होता है, हम ये भी डिस्कस कर चुके, और नेगेटिव भी होता है। भाई पॉजिटिव जो होगा वो किसके लिए होगा, कि हम पॉसिबल थ्रेट्स हैं उनको कम कर सकें, लेकिन जो नेगेटिव होगा भाई वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। नेगेटिव में हम ज्यादातर नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचें, या एक्सेस वरी ना हो पाए आपको, जितना भी सोच रहे हैं लिमिटेड सोचें, रैशनल सोचें, रियल सोचें, ठीक है। तो चलिए ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जीएडी का ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, ट्रीटमेंट भी बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच, तो अप्रोचेस हम यूज करेंगे। बायोकेमिकल में हम मेडिसिन का बताएंगे, बेंजोडायाजिपाइंस प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ बट कैन बी हैबिट फॉर्मिंग। अब इनको साइकेट्रिस्ट ही प्रेस्क्राइब करेगा, ये इमीडिएट रिलीफ के लिए बड़ी बेहतर रहती है ये मेडिसिन, लेकिन इससे हैबिट होने के जो चांसेस है जो बढ़ जाते हैं। बसपिरोइन टेक्स अ फ्यू वीक टू इफेक्टिव, अब इसको असर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंटी डिप्रेसेंट ज्यादातर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए ली जाती है, सभी मेडिसिन साइकेट्रिस्ट ही प्रेस्क्राइब करेगा। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम इनमें से बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और लगभग सेम आप है जो देखने को मिलेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक या थेरेपी हम कह सकते हैं, जिसमें हम नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं या हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। कॉग्निशन रिस्ट्रक्चरिंग मतलब हम जो आइडेंटिफाई करेंगे नेगेटिव थॉट्स को और फिर उनको रिप्लेस करेंगे। आपको लगभग दोनों ही एक जैसे नजर आ रहे होंगे। सीबीटी में आपका बिहेवियर आ जाता है, कॉग्निशन में हम है जो सिर्फ थिंकिंग पैटर्न पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मस्कुलर रिलैक्सेशन, और आपको अगर ये दोनों सेम भी लग रहे हैं तो आप सेम भी लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। धीरे धीरे अगर आप सीबीटी पर डायरेक्ट वीडियो चाहते हैं या कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम इस पर है जो थेरेपी पर लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपने वैसे बिल्कुल थियोरेटिकल पोर्शन से पढ़ना है तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में सीबीटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। मस्कुलर रिलैक्सेशन
फिजिकल सिम्टम्स को रिलीज करने के लिए, हम फिजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए जो मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी हम यूज कर सकते हैं। अवॉइड कैटास्ट्रोफाइजिंग मींस हेल्प प्रिवेंट एक्सजरेट नेगेटिव थिंकिंग को कम करने का तरीका हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ये हम कर सकते हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर से कर सकते हैं या सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से कर सकते हैं। ये बिहेवियरल अप्रोच में आती है। तो यहां पर हमारा होता है जनरलाइज एंजाइटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। और अब हम बात करते हैं ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को समझने के लिए ना भाई बेसिक सी हमारे पास 3 टर्म्स है। पहली है ओबेसिव, दूसरी है कंपल्सिव और तीसरा है डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर को तो आप समझ गए होंगे कि डिसऑर्डर जब आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो। मैं फिर से बताऊंगा, जब आपकी डेली फंक्शनिंग या हम कहें डेली लाइफ आपकी जब है जो अफेक्ट हो जाए, ठीक है, आप डेली फंक्शनिंग करने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका डिसऑर्डर कहलाएगा। ओबेसिव क्या होता है, इसको एक ही टर्म से याद रखें, इंट्रूसिव थॉट। इंट्रूसिव थॉट कहें या फिर कहें हम अनवांटेड थॉट पैटर्न, ठीक है। कंपल्सिव क्या कहेंगे कि ये जो थॉट पैटर्न है जिसके बारे में हमने बात की, थॉट पैटर्न जो आपका है, ये थॉट पैटर्न विल कंपेल यू, क्या करेगा, आपको कंपेल करेगा टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन। वो फिजिकल एक्शन हो सकता है और आपका मेंटल प्रोसेस हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको बार बार कोई ना कोई एक ही थॉट बार बार रिपीटेड मोड में, आपने गाना चलाया रिपीट मोड में, ऐसे ऐसे ही आपके ब्रेन में कोई थॉट वापस आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, और उस थॉट की वजह से आप एक्शन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा। और आपका ये काम करना ऑब्वियस है, आपकी ब्रेन में एक ही थॉट आ रहा है। आप लोगों ने इसका एक सब बढ़िया सा एग्जाम्पल है भाई, जब हम डोर लॉक चेक करते हैं, आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो डोर को लॉक करने के बाद उसको लटक कर देखते हैं कि यार यार खुल तो नहीं जाए। सीधी सी बात है, ऐसा होता है। हमारी फैमिलीज में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो डोर को लॉक करके ऐसे ऐसे करके देखें, टक टक टक, भाई ये खुल तो ना जाए, है ना। या फिर टैप ऑन ऑफ करते हैं जब हम, भाई देखा, अरे यार हाथ धोते हैं बार बार, भाई अपने हैंड वॉश करो, नहीं नहीं यार फिर से हैंड वॉश करना, फिर से हैंड वॉश करना, फिर से हैंड वॉश करना। नॉर्मल हैंड वॉश करो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक जो रूटीन होती है वो आप कीजिए। लेकिन अगर आप दिन में 100 बार हैंड वॉश करें, 50 बार हैंड वॉश करें, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल। आपके ब्रेन में बार बार एक थॉट आई जा रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ये थॉट आ रहा है, बार बार आ रहा है, और इस बार बार आने की वजह से दिस थॉट विल कंपेल यू टू मेक योर हैंड वॉश, है ना। आप अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश करेंगे, अपने हाथों को बार बार वॉश करने के बारे में सोचेंगे, सोचेंगे फिर करेंगे, फिर सोचेंगे फिर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। होपफुली आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए अब थ्योरी पर चलते हैं और जल्दी से इसको करते हैं कवर। सो ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर, तो ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें दो मेन कॉन्सेप्ट है, पहला है ओबेशन और दूसरा है कंपल्शन, है ना। ओबेशन को पढ़ते हैं, इंट्रूसिव अनवांटेड इमेजेस, थॉट्स, इंपल्सेस दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंट एंजाइटी और डिस्ट्रेस। दिस थॉट्स आर ऑफन इररेशनल, अनरिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम से बिल्कुल हटकर परे होते हैं, जो कि बार बार आपके दिमाग में आई जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन थीम्स इंक्लूड फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन, कि आप दूषित हो गए हैं, आपके हाथों में जर्म्स हैं, डर्ट है। फियर ऑफ हार्मिंग वनसेल्फ और अदर, अंडर अनवांटेड सेक्सुअल और एग्रेसिव थॉट्स आना बार बार, एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजियस और मोरल आइडियाज, डाउट अबाउट कंप्लीटिंग टास्क, लॉकिंग द डोर, है ना। सो द पर्सन रिकॉग्नाइज दीज थॉट एज इरेशनल बट कैन नॉट कंट्रोल और स्टॉप देम, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम। अब बंदे को ये पता चल जाता है कि ये थॉट सही नहीं है, समझ रहे हैं, उनको ये पता चल जाता है, लेकिन वो इन आने वाले थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बार बार बिहेव कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इनकमिंग थॉट्स, समझ रहे हैं, उनको पता चल गया। और न कंट्रोल कर पाने की वजह से जो गिल्ट, जो शेम, जो एंजाइटी होती है, वो अलग है, समझ गए। ओबेशन का मतलब, कंपल्शन को पढ़ते हैं, कंपल्शन रिपीटेटिव बिहेवियर, मेंटल एक्ट्स
ये फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकते हैं। अब ये किस लिए होते हैं? उस एंजाइटी को कम करने के लिए जो ओबेशन की वजह से हो रही है। आपको लग रहा है कि बार बार यार मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं। अब बार बार यार मैं ना करूं तो प्रॉब्लम, कर लूँ तो प्रॉब्लम। अभी तो मैंने हैंड वॉश किया था, फिर से आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हाथ ना फिर से यार थोड़ा सा गंदे हो गए हैं, फिर आप करेंगे यार नहीं रहने देते हैं, नहीं करेंगे तो करेंगे यार हाथ तो गंदे हैं, फिर से आप हैंड वॉश करने के लिए जाएंगे। तो ये जो बिहेवियर आप, ये एंजाइटी क्रिएट होती है, समझ रहे हैं, ओबेशन की वजह से। सो क्लीनिंग, चेकिंग, काउंटिंग, समटाइम क्या होता है कि लोग पैसे गिनते हैं, हाँ ये हाँ बिल्कुल 100 है हमारे पास, हाँ ठीक है 100 नोट हैं भाई, एक बार फिर से, एक बार फिर से, यार कहीं एक दूसरे के साथ चिपक तो नहीं गया। रिपीटिंग, होर्डिंग, ऑर्डरिंग, समझ रहे हैं, बार 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 से, समझ रहे हैं, समझ पा ही गए होंगे अब तक तो, इतने सारे एग्जांपल्स जो हो गए हैं। सो दीज एक्शन, जो आप एक्शन, जो कंपल्सिव बिहेवियर जो आप शो करेंगे, ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे, लेकिन ये ओबेसिव कंपल्सन का जो चक्कर चलता रहता है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप एक ही काम को इतनी बार करते हैं कि आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो जाए। अंडरस्टैंड? सो की फीचर्स की बात करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग, अगर किसी ने एक दिन में 100 से ज्यादा बार हैंड वॉश किया है तो आपको कितना लगता है कितना टाइम वो उसने कंज्यूम किया होगा, जिससे उसकी डेली लाइफ इफेक्ट होगी। इनसाइट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल विद ओसीडी रिकॉग्नाइज दैट देयर थॉट्स एंड बिहेवियर्स आर इरेशनल, लेकिन वो पावरलेस, उनको लगता है कि यार मैं नहीं रोक पा रहा इनको। डिस्ट्रेस डिसऑर्डर को सिग्निफिकेंट एंजाइटी, शेम, इंपेयरमेंट इन फंक्शनिंग, उनको फील तो होगा। सिवियरिटी की बात करते हैं तो ये हेल्थ इशू, यहाँ पर स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि एक बच्चा है जो बार बार क्या कर रहा है, अपने हाथों को वॉश कर रहा है, तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल आइसोलेशन, हो सकता है लोग उससे बचने की कोशिश करें। अगर आप जॉब में हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए आपके बिहेवियर की वजह से। एटियोलॉजी की बात करते हैं। एटियोलॉजी वही हमारे पास दो मेन कैटेगरी है, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल। बायोलॉजिकल में जेनेटिक फैक्टर्स करेंगे, जो मॉडरेट जेनेटिक कंपोनेंट्स है हमारे पास। स्टडीज कहती हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज्यादातर चांसेस देखे जाएंगे कि बच्चे को ओसीडी है, ठीक है। टोरेटी सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग टिक्स एंड चाइल्डहुड ऑटिज्म सजेस्टिंग शेयर्ड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब जो टिक्स होते हैं, समटाइम बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, अपनी उंगलियों को बार बार मटकाना, ये ऐसे 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 करना, ये बिहेवियर टिक्स में आता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी थियरी सजेस्ट दैट प्रीपेयर्डनेस फैक्टर मेकिंग ए सर्टेन ओबेशन कंटामिनेशन मोर कॉमन देन अदर। पहले से हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक फैक्टर में मेन आप जो समझे वो क्या होगा, जीन्स होंगे। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर दोनों को है तो चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। ब्रेन एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो हमारा ब्रेन का रीजन जैसे कि कोडेट न्यूक्लियस, ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स, सिनेगुलेट कॉर्टेक्स शो एक्सेसिव एक्टिविटी इन ओसीडी पेशेंट्स के अंदर इनमें एक्टिविटी ज्यादा देखी जाती है। एनसेफेलिटीज एंड ब्रेन ट्यूमर्स कैन ट्रिगर ओसीडी सिम्टम्स, ठीक है। इस तरह की जो कंडीशंस हैं, ब्रेन ट्यूमर्स या एनसेफेलिटीज, इनमें ओसीडी के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सेरोटोनिन एक जो हमारे पास लगभग हर मूड डिसऑर्डर की जो कैटेगरी में हम कहें, ये वहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक की रोल प्ले करता है, ठीक है। इंक्रीज्ड सेरोटोनिन एक्टिविटी हाइटन सेंसिटिविटी टू सेरोटोनिन इन स्पेसिफिक ब्रेन एरिया आर एसोसिएटेड विद ओसीडी। अगर सेरोटोनिन की क्वांटिटी हम कहें इंक्रीज हो जाती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ओसीडी के, हम ये सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं भाई ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेरोटोनिन की एक्टिविटीज है जो ज़्यादा देखी जाएगी, सेरोटोनिन की क्वांटिटी ज़्यादा देखी जाएगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो साइको एनालिटिकल थियरी, साइको एनालिटिकल थियरी जो अभी अभी हमने डिस्कस की। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपको साइको एनालिटिकल थियरी में मैं बोल दूं कि एनाल फेज एज इट इज में अगर इनको पढ़ दूं तो आपको एनाल फेज ना साइको सेक्सुअल थियरी आती है भाई, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। उसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, उनमें से एक स्टेज का नाम है एनाल स्टेज, एक का नाम है ओरल स्टेज, एक का नाम है फेलिक स्टेज, एक का नाम है जेनाइटल स्टेज, ठीक है। एनाल स्टेज में सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग।
अब इस स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे का जो सारा प्लेजर जो पॉइंट होता है वो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जहां पर उसको पोटी करने में बार बार मजा आता है। पोटी सुसु करो और मजे लो। अगर आपने देखा हो कभी छोटे बच्चे को, वो पोटी कर देता है जो भी उसने ड्रेस डाल रखी है उसी में, और फिर हंसना शुरू कर देता है। मतलब छोटी बहुत स्माइल जो आपने कभी देखी होगी, तो उसको बार बार उनको जो रिलीज करने में मजा आता है। और मदर को गुस्सा आता है ना। तो एक अथॉरिटी फिगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाता है कि आपको कहां और कब कैसे ये काम करने हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अगर यहां पर फिक्सेशन हो जाए एनाल स्टेज में, स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग मे लीड टू ओवर कॉन्शियसनेस। अब यहां पर अगर स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग होगी तो बच्चे का एक अथॉरिटी फिगर के साथ रिलेशनशिप है जो कैसा बिल्ड होगा, ये सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि वो डिपेंड करेगा उसी बिहेवियर पर एनाल स्टेज के। समझ रहे हैं। एंड अगर आपको ये समझना है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ी टर्म्स ऐसी ऐसी हैं, तो आपको पूरी साइकोडायनेमिक्स समझनी पड़ेगी, या हम कहें सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को एक बार रीड करो, उसके बाद आपको यहाँ से जो डाउट्स नहीं रहेगा। अनकॉन्शियस इंपल्सिस की बात करते हैं, प्लेइंग विद फिल्थ। आप प्लेइंग विद फिल्थ जैसे कि बच्चे कुछ ऐसे भी अगर आप लोगों ने देखे हों जो अपनी ही पोटी में खेलना शुरू कर देते हैं, है ना, या सुसु किया उसी के अंदर ऐसे ऐसे हाथ है जो हाथ पैर है जो अपने हिलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं दबी रहती है, दैट लीड्स टू रिएक्शन फॉर्मेशन। समझ रहे हैं। एक्सेसिव क्लीनलीनेस, अब मम्मा गुस्सा कर रही है तो वो जो थिंकिंग कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में एक्सप्रेस कर दी जाती है, और जो दबी हुई जो भावनाएं हैं वो फिर आपके उस दौरान निकलती है जब किसी को ओसीडी है। तो एक साइको हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस लेवल पर भी, या हम कहें अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा भी है जो जीएडी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हम हमारे बिहेवियर में हमारी जो अचेतन मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उनकी जो यादें हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है, ये सारा का सारा फंडा जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। बड़े ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। कभी मौका लगे तो फिर से इस पे काम करेंगे, वीडियो देखेंगे, क्लास लेंगे। लर्निंग थियरी कहती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ओसीडी क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल स्टिमुली, डर्ट विद एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट, ये हमारे जुड़े हुए होते हैं कि हमारे धूल की वजह से या किसी गंदगी की वजह से हम बीमार हो गए थे, तो अब मैं दोबारा गंदगी की वजह से बीमार नहीं होऊंगा। जितनी बार भी आपने सोचा कि हाँ भाई हाथ दो सफाई करो, हाथ दो सफाई करो, हाथ दो सफाई करो, तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब आप जो एसोसिएट कर रहे हैं एक जो आपके रिजल्ट्स रहे हैं उनसे। तो एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट हो सकते हैं। कंपल्शन reinforced because they temporarily reduce anxiety, create a viscous cycle, exposure and response prevention, ERP जिसे कहते हैं। A therapy technique help break this cycle by exposing patients to anxiety trigger while preventing compulsive behavior। ये क्या कह रहा है, एक्सपोजर थेरेपी का यूज कर रहा है भाई। ये सिंपल हम कह सकते हैं कि जहां पर हम इस विस्कस साइकिल को, मतलब जो रिपीटेटिव बिहेवियर और थिंकिंग प्रोसेस का जो साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पेशेंट को एक एंजाइटी ट्रिगरिंग, एंजाइटी जो ट्रिगर स्टिमुलस है वो उसके सामने लेकर आएंगे और कंपल्सिव बिहेवियर को रोकने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल डर्ट, है ना, हमने देखा कि बंदे को हमने डर्ट दिखाया, उसके हाथों में मिट्टी लगा दी और फिर कह रहे हैं कि देखो कुछ नहीं होगा, कंपल्सिव बिहेवियर को रोकने की कोशिश करेंगे। आप कुछ नहीं मतलब आप कुछ ना करें, आप रुके रहें, अभी आप थोड़ा सा वेट करें। ऐसा एक एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक तरीका है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल यही एक्सपोजर थेरेपी हम लगा रहे हैं। तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब यही है कि आपने एक स्टिमुलस को एक्सपोज किया, उसके साथ पेशेंट को एक्सपोज किया और उसके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की। बड़ा ही सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है कोग्निटिव थेरेपी। ओसीडी इज ड्राइवन बाय नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न। हम ये कह सकते हैं कि ओसीडी किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से। आपको बार बार ये थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तभी तो आप बिहेवियर शो कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन, थॉट एक्शन फ्यूजन सेम एज ओसीडी, सेम एज ओसीडी। थॉट रिप्रेजेंट करेगा ओबेशन को, एक्शन रिप्रेजेंट करेगा कंपल्शन को। डिसऑर्डर मींस फ्यूजन, दोनों का मिलना, थॉट एक्शन फ्यूजन। When individual believe thinking about something is the same as acting on, ऐसा कंसीडर किया जाता है। अगर आपके माइंड में, ब्रेन में एक बार थॉट आ जाता है तो यूं समझ लीजिए वो काम होगा ही होगा।
है ना। जब आपके ब्रेन ने एक बार बोल दिया कि भाई आपके हाथ गंदे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू वॉश योर हैंड्स, है ना। तो आपको पता करना पड़ेगा भी मैंने अपने हाथ धोए ना धोए, है ना। तो थॉट एक्शन फ्यूजन भी एक रीजन बन सकता है। कॉग्निटिव बायस की बात करें तो ओसीडी पेशेंट ज्यादा फोकस कहाँ करते हैं, थ्रेटनिंग स्टिमुली पर, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कह सकते हैं कि नेगेटिव स्टिमुली पर, कि अगर मैं बीमार हो गया तो हाथ गंदे हैं, तो अगर वो टास्क मैंने कंप्लीट किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। अगर उसने किया तो वो बिहेवियर फिर से हो जाएगा, जैसे उसने वॉश किए फिर उसको लगेगा कि हाथ गंदे हो गए हैं, फिर से वो है जो वॉश करने की सोचेगा। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, psychological factors that contribute in we can say that obsessive compulsive disorder. Now we are going to discuss about the treatment of obsessive compulsive disorder. obsessive compulsive disorder में अगर आप मेन मुद्दा देखेंगे तो वो क्या होगा, ओबेसिवनेस का होगा, आपके थॉट प्रोसेस का होगा, इरेशनल थॉट्स का होगा। ठीक है, अगर आप इरेशनल थॉट पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपी यूज की जा रही है, जो हमने अभी अभी डिस्कस की थी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ओसीडी ये कंसीडर की जाती है कि बंदे को पहले दिखा दो कि ये डर्ट है भाई, आप रुक जाएं। अब उसके बिहेवियर को क्या करने की कोशिश होगी, वहां पर बिहेवियर को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे कि रुक जाओ। एक्सपोज करना, पहले उसको उस कंडीशन में लेकर जाना जहां पर उसको वो स्टिमुली उसको थोड़ा सा डराए, या हम कहें कि उसको सोचने पर मजबूर करे कि यार उसके हाथ गंदे हैं। रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो हम उसको रोकेंगे कि प्लीज डोंट वॉश योर हैंड। समझ रहे हैं। तो एक्सपोजर क्या कहता है कि पर्सन इज ग्रेजुअली एक्सपोज टू ए सिचुएशन और अ थॉट दैट ट्रिगर देयर ओबेशन, जो उसके ओबेशन को ट्रिगर करता है, उस थॉट को, उस सिचुएशन को, स्टिमुलस को उसके सामने लेकर आएंगे। फियर ऑफ कंटामिनेशन, सेम एग्जांपल वहां पर है। ठीक है। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन क्या कहता है कि पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर यूजुअल कंपल्सिव, यूजुअल मींस नॉर्मल जो बिहेवियर वो उस थॉट के बाद दिखाता था, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो रोकने में कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली वी आर सक्सेसफुल टू ब्रेक दैट साइकिल, है ना। ओवर द टाइम धीरे धीरे उसको वो हैबिट हो जाएगी और वो है जो ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ठीक हो सकने के चांसेस है। मेडिकेशंस की बात करें तो क्लोमीप्रेमाइन, फ्लुक्सोटाइन, और ये जो भाई ये ना डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तो इसमें आप सिर्फ इन मेडिसिन का नाम याद रखें, जो सेरोटिन लेवल को रेगुलेट करेगा ब्रेन में, जो कि ओसीडी के पेशेंट में इम्बैलेंस रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बात ध्यान रखना भाई, मेडिसिन के साथ साथ आप अगर थेरेपी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। चैलेंज और आउटकम्स की बात करते हैं भाई। ओसीडी इज डिफिकल्ट टू क्योर कंप्लीटली, ओसीडी को ठीक करना कंप्लीटली बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है, बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक हमारी सीवियरिटी को कम कर सकता है, हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट होने से बचा सकता है। अगर आप बिहेवियरल थेरेपी और मेडिसिन दोनों का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट्स आपको बेटर नज़र आएंगे। साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही एस्पेक्ट, क्योंकि हमने दो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दो फैक्टर्स को स्टडी किया है जो कि रूट कोज हो सकते हैं ओसीडी का। ठीक है, अगर हम दोनों साइकोलॉजिकल में थेरेपीज और मेडिसिन में बायोलॉजिकल, हम ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल में मेडिसिन का अगर हम यूज़ करें तो डेफिनेटली वहाँ पर है जो एक पर्सन के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना कि वो उसकी लाइफ सही चलेगी, है ना। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। होप यू एंजॉय दिस क्लास विद द लॉट ऑफ एग्जांपल, वी कैन से दैट। और आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डायरेक्ट क्वेश्चन यू मे गेट इन योर एग्जाम फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।